सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की संख्या बल बहुत अधिक है और बहुत से साथी बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस विशेष क्लास का हिस्सा बने हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने दिनांक 17 और 18 दिसंबर को अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आपके सीएसआर ग्रांट प्रपोजल सबमिट किए हैं। और कल, जैसा कि कल शाम को हमें काफी लेट जो है अपडेट प्राप्त हुआ, और जैसे ही हमें अपडेट प्राप्त हुआ, आप लोगों को सूचना जाहिर कर दी गई कि जल्दी हम जो है इस पर अपने जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हालांकि कल शाम को ही ये अपडेट्स हमें आपके साथ साझा करने थे, लेकिन किन्हीं निजी कारणोंवश मैं क्लास को नहीं ले सका। और आज यानी कि रविवार 21 जनवरी को लगभग 1 महीना 5 दिन के अंतराल के बाद जो अपडेट्स मुझे प्राप्त हुए हैं, मैं वो आप सभी लोगों तक साझा करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर रूप से आ रही होगी। आप लोग अगर मुझे सुन पा रहे हैं, से ऑडिबल इन द चैट बॉक्स प्लीज, जल्दी से। और फिर हम रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं कि जिन जिन साथियों ने 17 और 18 दिसंबर को ग्रांट्स के लिए अपने अपने आवेदन प्रस्तुत किए थे, उन सभी का क्या रिजल्ट है, कितने संस्थाओं का भाग्य चेता है, कितनी संस्थाओं ने कहाँ क्या गलतियां कर रखी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी गलतियां हम तक नहीं आई लेकिन वो रिजेक्शन में हैं। तो सभी अपडेट्स वन बाय वन संस्था के नाम के साथ मैं आप तक साझा करूंगा। हालांकि मैं पहले से ही आपको बताना चाहूंगा कि आज मेरे पास जो अपडेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। जो भी अपडेट्स हमें अभी तक अवेलेबल हुए हैं वो लगभग ऑलमोस्ट इस कैंपेन का 40% हमें रिसीव हो चुका है। यानी कि 40% संस्थाओं के रिजल्ट्स आज मैं आपके साथ अनाउंस करने जा रहा हूं। लेकिन बहुत ही चिंताजनक विषय है कि इस पहले 40% के रिजल्ट में लगभग लगभग जो औसतन रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ, यानी कि सफलता का जो शीर्ष हम तय करने वाले थे, वहां पर हम मात्र 15% तक पहुंच पाए। यानी कि 100 में से 15 संस्थाएं ऐसी रही हैं इस 40% रिजल्ट में जिन्होंने अपने आवेदन को ठीक प्रकार से सबमिट किया और कहीं ना कहीं उनका जो ग्रांट एप्लीकेशन है वो कंसीडर्ड है। आगे उनसे संबंधित जो भी फॉर्मेलिटीज मांगी जाती हैं या अन्य जो कम्युनिकेशन रहता है थ्रू द कंपनी और द थ्रू द टीम, वो उसमें क्या कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसको आपकी जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, उसके बाद ग्रांट डिस्पर्समेंट का जो है वो कंफर्मेशन बाद में मिलेगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ कंसीडर होना, दैट मीन्स कि सबमिट होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पर्याय था। और कहीं ना कहीं ग्रांट सबमिशन की अगर मैं बात करूं तो वहां हमारी ऑलमोस्ट इस 40% रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें लगभग लगभग 85% संस्थाएं विफल रही हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही संवेदनशील है। कहीं ना कहीं हमें और आपको अपने प्रयासों को और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। सबसे पहले जिस संस्था का रिजल्ट मेरे पास है, संस्था का नाम है सत्य समर्पण ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। सत्य समर्पण ह्यूमैनिटी फाउंडेशन आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी कमियां थी।
आप जिस कार्यक्रम को 25 दिसंबर 2022 को कर चुके हैं, वहां आप बेनिफिशरीज की संख्या में भी संभावित शब्द का उपयोग कर रहे हैं। गतिविधि का कोई डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं, कोई कार्यकलाप जो आपके द्वारा किए गए हैं उसकी कोई डिटेल नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दी गई आपके द्वारा प्रपोजल में, माइलस्टोन्स नहीं दिए गए, प्रोजेक्ट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया, आपकी ऑडिट में यूडीआईएन नंबर नहीं अवेलेबल था, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपका सेल्फ अटेस्टेड नहीं था, और भी बहुत सारी कमियां आपके प्रपोजल में थी। और इवन देन अगर देखा जाए एक सही वे में, तो आपका प्रपोजल ही आपकी एप्लीकेशन में नहीं था। बड़ा संवेदनशील है कि आप इतने दूर से अपना समय निकालकर और ग्रांट प्रपोजल के लिए आए हैं, और आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रपोजल ही ना सही से लगाया हो। इसे हम सही से ना लगाना कहें या प्रपोजल ना ही लगाना कहें, शायद दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। एक तरीके से देखा जाए तो आपके बजट शीट इनकम्प्लीट थी, एक तरीके से देखा जाए तो प्रपोजल ही नहीं है आपके एप्लीकेशन के अंदर। हेंस द प्रपोजल हैव बीन रिजेक्टेड। सत्य समर्पण ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, योर प्रपोजल is not to be considered to submit to the funding agency। किसी भी फंडिंग एजेंसी के द्वारा आपके प्रपोजल को सबमिशन के लिए ही कंसीडर नहीं किया गया। सेकंड संस्थान, समृद्धि मल्टीपर्पज डेवलपमेंट सर्विसेज सोसाइटी। मैं एक बार फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, समृद्धि मल्टीपर्पज डेवलपमेंट सर्विसेज सोसाइटी। आपका प्रोजेक्ट टाइटल कंप्यूटर एजुकेशन, ट्रेनिंग फॉर माइनॉरिटी एंड ओबीसी एंड बीपीएल स्टूडेंट्स। और तीसरा प्रोजेक्ट भी सेम लगभग ऐसी, वो सिर्फ जो है वहां पर कैटेगरीज चेंज हुई, यानी कि जो बीपीएल ओबीसी के लिए था वही प्रपोजल आपका एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए है। आपके प्रपोजल में कंसेंट लेटर की कमी रही। आप जिस गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज में आपने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का होना दर्शाया गया है, वहां का कंसेंट लेटर आपके प्रपोजल में अवेलेबल नहीं है। जो आपकी रिकरिंग ऑनोरियम है, आपने एक रिकरिंग अमाउंट दिया हुआ है जिसमें आप संबंधित अतिथि या गेस्ट को आप रिकरिंग जो है ऑनोरियम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन ही आपकी रॉन्ग है। बजट की कैलकुलेशन अगर देखी जाए उसके हिसाब से, तो पूरा का पूरा बजट ही आपने गलत कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि कहीं से कॉपी पेस्टेड है, जहां पर कैलकुलेशन का ध्यान नहीं रखा गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में आपने एज ए जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम में आपने एमपी और एमएलए को स्थान दिया हुआ है, जबकि ये पूर्णतः गलत है। आपके क्षेत्र के स्थानीय कोई भी एमपी अथवा एमएलए किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, वो एक ऑब्जर्वर या रिसोर्स पर्सन के रूप में काउंट किए जाते हैं। कोर्स की जो आउटलाइन आपके दी हुई है वो कंप्लीटली गलत दी हुई है, जहां पर आपने केवल आवर्स को मेंशन किया हुआ है। एक कोर्स की कंप्लीट जो है आउटलाइन होती है वो आपके द्वारा मेंशन नहीं की गई थी।
प्रोजेक्ट में जो आपके आउटकम्स होते हैं वो आपने गलत जो है क्लेम किए हुए हैं। आपको कई बार बताया गया है कि प्रोजेक्ट के जो आउटकम्स या आउटपुट्स होते हैं, दिस मस्ट बी स्मार्ट, यानी कि सिंपल, मेजरेबल, है ना, अचीवेबल। तो वो कहीं से कहीं तक अचीवेबल या स्मार्ट नहीं लगे। हेंस योर प्रपोजल इज नॉट बीन कंसिडर्ड विद एनी फंडिंग एजेंसी। हम जब कोई प्रपोजल सबमिट करते हैं, वहां पर हम बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन दे रहे हैं या हम छोटे मोटे कोई कोर्सेज हम ड्राइव कर रहे हैं, उन क्लासेस के माध्यम से, उन कोर्सेज के माध्यम से एक रूरल एरिया के अंदर, जहां आसपास, देखिए, जब कोई फंडिंग एजेंसी आपके प्रपोजल को देखती है तो भौतिक और भौगोलिक सभी परिस्थितियों की वो जांच करती है। आप एक रूरल एरिया के अंदर बेसिक कंप्यूटर सिखाकर अगर आप एक क्लेम करें कि आप स्टूडेंट्स को 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी दिलवाएंगे, दैट इज नॉट डाइजेस्टेबल। जब आप अपना कोई भी आउटकम्स आप डिस्क्लोज करते हैं, कोशिश कीजिए कि आपके जो आउटकम्स हैं वो फंडिंग एजेंसी को समझ में आए, उनके जहन में उतर जाएं, उनके पेट में पच जाएं, है ना। और भी बहुत सारी गलतियां हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम का जो आपका प्रपोजल था फॉर फाइटिंग फीमेल फोर्टिसाइड्स इन कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपने जो कवर लेटर सबमिट किया, उस कवर लेटर में जब आप कोई वाक्य लिखते हैं, उस वाक्य के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के अंदर आपने स्पेस ही यूज नहीं किया। मुझे अगर लिखना है आई गो टू स्कूल, लेट मी क्लियरली डिफाइन कि मैं कहां बात कर रहा हूं, आपने कहां बहुत बड़ी गलती की। आपकी चैट बॉक्स में जरूर सभी लोग चेक कीजिएगा। मैं आपसे लिखना चाहता हूं आई गो टू स्कूल, मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो किसको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है? प्रॉपर वर्ड स्पेसिंग आपके द्वारा यूज नहीं की गई। स्क्रीन शेयर नहीं की गई है, प्लीज। चैट बॉक्स में मैंने आपको लिखकर बताया कि अगर मुझे आई गो टू स्कूल लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो इसे कौन समझ पाएगा मैंने क्या लिखा है? आई थिंक सो सब तक आ गया होगा चैट बॉक्स में मेरी ओर से भेजी गई दोनों लाइनें। इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार होने के बावजूद, इतना सब कुछ सिखाने और समझाने के बावजूद, अगर इतनी बेहतरीन गलतियां आप लोग कर रहे हैं, तो आई थिंक सो ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। यानी कि शायद आपके लिए कोई भी सीएसआर या गवर्नमेंट ग्रांट एक बच्चों का खेल है,
जिसे आप अपने 5वीं क्लास बच्चे से कुछ भी लिखवा कर जमा कर देंगे तो कोई भी फंडिंग एजेंसी के अंदर एम्प्लॉय जो बैठे हुए हैं वो मूर्ख हैं, वो आपको तुरंत जो है ग्रांट पास कर देंगे। प्रोजेक्ट के जो डेरिवेबल्स हैं आपके, उनकी कोई डिटेल इंफॉर्मेशन आपके द्वारा नहीं दी गई, ना ही कोई माइलस्टोन, ना ही प्रोजेक्ट लोकेशन, ना ही स्टाफ की लिस्ट, ना ही प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, ना ही एक्टिविटीज की कोई डिटेल, एसेट्स की कोई डिटेल नहीं, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कुछ नहीं। और इवन देन आपकी जो एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट है वो सरासर फेक। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं जहां पर आप अपनी फेक एनुअल रिपोर्ट एक्टिविटी प्रोफाइल अगर लगाते हैं, तो ऐसे में संबंधित फंडिंग एजेंसी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। वो तो शुक्र है टीम का कि जिन्होंने एक सामंजस्य बना के रखा फंडिंग एजेंसी से कि किसी भी संस्था को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। ये एक प्रयास है हमारा भी, हमारी ओर से भी, उनकी ओर से भी। और अगर आपने यही हरकत कहीं और किसी और डिपार्टमेंट में, किसी और मंत्रालय में की होती, तो आपकी संस्था को शायद ब्लैकलिस्ट किया जा चुका होता। ओवर बजटिंग, आपके प्रोफाइल, आपके ऑडिट्स के हिसाब से जब आपको बताया गया है, कई बार समझाया गया है कि अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट 5, 7, 10 लाख तक सीमित रहा है, उसका 3 साल का जो मीडियन है वो 10, 20, 15 लाख रुपए तक है अवेलेबल, तो आप उससे ओवर बजटिंग ना करें। आपका पिछले 3 साल का प्रोफाइल जो है वो 5, 7, 10, 20, 50 लाख का है, आप 70 लाख, 77 लाख और 1 करोड़ के प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है? इतना समझाने के बावजूद, इतना हम टाइटली समझाते हैं, सिखाते हैं, तब ये हालात है। तीसरे नंबर पर आपकी जो संस्थान है, सॉरी, समृद्धि मल्टीपर्पज डेवलपमेंट सर्विस सोसाइटी, आपके सभी एप्लीकेशंस जो है कंसिडर्ड नहीं हुए। सबमिशन के लिए ही किसी फंडिंग एजेंसी ने उनको कंसिडर नहीं किया। तीसरे नंबर पर है अर्पित ग्रामीण विकास संस्थान। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंसीडर्ड कर लिया गया है। लेकिन लेकिन फॉर द अपकमिंग ईयर, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस साल ये जो कैंप आपको दिया गया था, ये स्पेशली उन संस्थाओं को मौका दिया गया था जिनके पास कोई रनिंग प्रोजेक्ट हो, अपनी जो है खर्चों की लिस्ट वगैरह और बिल वगैरह अवेलेबल हों। ऐसे में आपने एक प्रोजेक्टेड जो है प्रोजेक्ट आपने सबमिट किया फॉर द सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इंक्रीज फार्मर इनकम पर, जो कि आपका प्रोजेक्टेड है। साथ ही महिला स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता जो आपका प्रपोजल है वो भी आपका जो है प्रोजेक्टेड है। इसमें जो आपका पहला प्रोजेक्ट रहा, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इंक्रीज फार्मर इनकम, इसके अंदर आपकी लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज को अटैच नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट
कमेंस किया गया है, इसका कोई भी एविडेंस उसमें नहीं मिला हमें। और कहीं ना कहीं जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन फार्मर्स का था और जिसके हिसाब से नंबर ऑफ बेनिफिशरीज आपने तय किए हैं और उसके हिसाब से जो बजट डिमांड की गई है, वहां पर सस्टेनेबिलिटी कोलैप्स दिखने को मिला, यानी कि आगे ये प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकता। हेंस द प्रोजेक्ट हैज बीन रिजेक्टेड। आपका ये प्रोजेक्ट यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इंक्रीज फार्मर इनकम को रिजेक्ट किया गया। जबकि आपका जो दूसरा प्रपोजल है महिला स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता का, उसको अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है कंसीडर कर लिया गया है अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, क्योंकि वो प्रोजेक्टेड जो है प्रोजेक्ट है, उसको अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है वो आपका कंसीडर्ड है। चलिए, तीसरा जो आपका प्रोजेक्ट रहा स्किल डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स फॉर मिलेट, उसमें प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी कहीं भी नहीं दिखी है। लेकिन जैसा कि आपने प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2024 से फरवरी 2026 के लिए ड्राफ्ट किया है, हैंस द प्रोजेक्ट में बी कंसीडर्ड फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25। तो इसके लिए जो भी अपडेट्स रहेंगे कंपनी की ओर से वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल के बाद आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अर्पित ग्रामीण विकास संस्थान को कि उनका महिला स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता का जो प्रपोजल है वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है सेलेक्टेड कर लिया गया है। जब भी आप अपना प्रपोजल सबमिट करें, ये ध्यान रखें कि आपसे किस प्रकार का प्रपोजल एक्सपेक्ट किया गया है, किस प्रकार का प्रपोजल आपसे मांगा गया है। आपको रनिंग प्रोजेक्ट देना था जिसके आपके पास बिल्स और अन्य जो खर्च से संबंधित आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, तो आपको इमीडिएट जो इनिशियल फंडिंग है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। जब आपका प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्टेड होता है अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो उसको अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में ही स्थान दिया जाता है। चौथे नंबर पर यहां पर मेरे पास जो रिजल्ट्स अवेलेबल हैं उसमें नाम है वाग एजुकेशन फाउंडेशन। यहां पर कंप्यूटर एजुकेशन फॉर रूरल पुअर पीपल आपका प्रोजेक्ट कंसीडर कर लिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, अगर साथ में शायद मौजूद हैं अभी भी वाग एजुकेशन फाउंडेशन। यहाँ पर कुछ कमियां आपके प्रपोजल में जरूर रही जो कि आपको सबमिट करना अनिवार्य है। आप कोशिश कीजिएगा टीम तक यानी कि हम महासंघ तक आप अपनी ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। एक उसमें बेनिफिशियरी लिस्ट की कमी थी, माइलस्टोन्स आपने नहीं दी अपने प्रपोजल के अंदर, और टीम की जो लिस्ट है, जो आपकी टीम है टीचिंग के लिए, उसकी लिस्ट आपको जो है सबमिट करनी है। और आपके प्रपोजल के अंदर सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपके प्रपोजल की जो बजटिंग है उसमें आपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन का ध्यान नहीं दिया है। तो सेल्फ कंट्रीब्यूशन को कंप्लीट करते हुए अपना प्रपोजल आप दोबारा सबमिट करेंगे, दैट इज कंसीडर्ड फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये कंसीडर्ड है, लेकिन आपको रिवाइज करना होगा अपने प्रपोजल को, जिसके अंदर आपको बेनिफिशियरी की लिस्ट देनी है, माइलस्टोन्स देने हैं, टीम की लिस्ट सबमिट करनी है, और सेल्फ कंट्रीब्यूशन आप क्या कर रहे हैं उसमें, ये चीज सबमिट करते हुए आप जो है इसको वापस रीसबमिट करें, जो कि नेक्स्ट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है कंसीडर कर लिया गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ द एनजीओज, अर्पित ग्रामीण विकास संस्थान जिनका एक प्रोजेक्ट महिला स्वास्थ्य देखभाल जागरूकता, वाग एजुकेशन फाउंडेशन कंप्यूटर एजुकेशन फॉर रूरल पुअर पीपल हैज बीन कंसीडर्ड फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। रिसबमिशंस रिक्वायर्ड है वाग एजुकेशन फाउंडेशन से। चलिए, ग्रामीण सुलभ विकास केंद्र झारखंड, ग्रामीण सुलभ विकास केंद्र झारखंड फॉरेस्ट राइट एक्ट का आपका जो प्रपोजल है उसमें प्रोग्राम इंडिकेटर्स जो हैं वो डिफरेंट दिए हैं आपने। प्रोजेक्ट किसी और चीज का है, प्रोग्राम इंडिकेटर्स आपने गलत यूज किए हैं। रिसबमिशंस रिक्वायर्ड किया गया है आपसे,
लेकिन आपके प्रोजेक्ट को जो है वो कंसीडर किया गया है और आपने अपना जो प्रपोजल बना कर दिया है वो 24 से 27 का बना कर दिया है, तो उसको 24 से 27 में ही कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आप दोबारा से अपने रिसबमिशन की तैयारी करें। आपके प्रपोजल को इस अपकमिंग ईयर में जो है कंसीडर किया जाता है। सुलभ ग्रामीण सुलभ विकास केंद्र झारखंड। नेक्स्ट, मयूर मेमोरियल ट्रस्ट, शायद अवेलेबल होंगे हमारे साथ। आपका एक प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट, उसके अंदर कोई टाइमलाइन नहीं, कोई प्रोजेक्ट इंडिकेटर्स नहीं अवेलेबल हैं, ना ही सस्टेनेबिलिटी जो है फॉर्म हो रही है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। हैंस द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द स्किल डेवलपमेंट हैज बीन रिजेक्टेड, सॉरी टू से। एंड योर अनदर प्रोजेक्ट ओल्ड एज होम, उसमें आपका प्रोजेक्ट जो है कंसीडर तो किया गया है, लेकिन कुछ चीजें जो क्लैरिफिकेशंस आपसे मांगी गई हैं वो हैं आपकी रनिंग स्टेज के जो प्रूफ्स हैं कि आपका जो ओल्ड एज होम है वो रनिंग स्टेज में है, उसके आपको प्रूफ सबमिट करने हैं। कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसके प्रूफ्स आपको सबमिट करने हैं। माइलस्टोन्स आपको सबमिट करने हैं। बाकी का आपका पूरा प्रपोजल वेल ड्राफ्टेड है। इन तीनों चीजों की कमियों को सुधारते हुए आप अपना रीसबमिशन जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। नेक्स्ट हमारे पास जो संस्थान है, राकेश रोशन एजुकेशन सोसाइटी। राकेश रोशन एजुकेशन सोसाइटी अपग्रेडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें स्टाफ एक्सपेंसेस और एचआर एक्सपेंसेस जो है वो ओवरबर्डन है। देयर इज नो क्लियर नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, नॉन रिकरिंग कॉस्ट इन, जो नॉन रिकरिंग कॉस्ट है ओवरऑल जो आपकी वो ओवर बजट है। Hence, your grant application have been rejected. LD चैरिटेबल ट्रस्ट, LD चैरिटेबल ट्रस्ट, आपने 15 बेड का जनरल हॉस्पिटल के लिए जो प्रपोजल सबमिट किया, इसको आपने एक्सीड टू द बजट कर दिया है, क्योंकि इसमें आपने लैंड की कॉस्ट और मशीनरी इक्विपमेंट्स और सारी कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह सब चीजें आपने इसमें जोड़ दी। कहने का मतलब आपने सिर्फ एक विचार प्रस्तुत कर दिया कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है, सारा खर्चा ही आपको फंडिंग एजेंसी दे। दैट इज नॉट पॉसिबल। सेल्फ कंट्रीब्यूशन नाम की कोई चीज होती है, आपके पास जगह खुद की होती, या आप जो है कंस्ट्रक्शंस आपकी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होती, तो शायद इसको जो है कंसिडर किया जाता। और ऐसे आप जब कोई प्रपोजल आप ड्राफ्ट करते हैं तो वहाँ पर लोकेलिटी को भी चेक किया जाता है। दिल्ली जैसे एरिया में जहाँ पर मेडिकल हब्स की कोई कमी नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक्स की कोई कमी नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, ऐसे में आप एक्सीड बजट का एक प्रपोजल, आप ओवर बजटिंग दे रहे हैं, वो कंसिडरेबल नहीं है। दैट हैज बीन रिजेक्टेड। चलिए जी,
सूर्यचंद्र एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी। सूर्यचंद्र एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाइटी, आपने सर डॉक्यूमेंटेशन तो सबमिट की है, लेकिन शायद आप प्रपोजल की फाइल लगाना हो। देयर वाज नो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्क्लोज्ड विद योर एप्लीकेशन। आप कम से कम प्रपोजल सबमिशन करने आए हैं यार, सस्ता नशा मत करते। आपको ये तो पता रहता ना कि मैं प्रपोजल सबमिट करने जा रहा हूँ, या मेरे हाथ में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, राइट। 10वें नंबर पे है बालाजी सेवा समिति। आपका ओल्ड एज होम का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज आपसे रिक्वायर्ड की गई है। काइंडली सबमिट द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। आपका कमेंसमेंट का प्रूफ आप सबमिट करें, फोटोग्राफ सबमिट करें संबंधित आपके ओल्ड एज होम की। बेनिफिशरी फिगर्स आर डिफरेंट इन फूड, क्लॉथिंग एंड मेडिसिन। जहां पर फूड की बात आती है आप 80 लोगों का बजट दे रहे हैं, जहां पर क्लोथिंग की बात आ रही है आप 90 लोगों का बजट दे रहे हैं, जहां पर मेडिसिन की बात आ रही है वहां आप 100 लोगों का बजट दे रहे हैं। ये आपके प्रपोजल में कमियां हैं, जिसको आपको करेक्ट करके वापस सबमिट करना है। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स का जो टेंटेटिव बजट आपने दिया है वो एक्यूरेट नहीं है, उसमें सुधार कीजिए। और लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज के साथ आप रीसबमिट कीजिए प्लीज। बालाजी सेवा समिति। योर प्रपोजल आपका जो है वो कंसिडरेबल है, तो आप रीसबमिट करें। दूसरा प्रपोजल आपका फ्री हेल्थ चेकअप कैंप। जिससे कि आपसे बताया गया था कि हमें जो है रनिंग प्रोजेक्ट चाहिए। आपने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया फ्री हेल्थ चेकअप का, वो आपने इस प्रकार से सबमिट किया है कि संबंधित फंडिंग एजेंसी पहले आपको फंड दे, तब आप उसको जो है आगे आप उसको कंडक्ट करेंगे। और आपने प्रपोजल के अंदर फंडिंग एजेंसी जो है पहले से ही मेंशन कर रखी है ओएनजीसी। शायद आपने कोई ओएनजीसी का आपका बना हुआ प्रोजेक्ट या किसी का कॉपी किया हुआ प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है। हेंस द प्रोजेक्ट हैज बीन रिजेक्टेड। आपकी जो कुछ कमियां हैं मुझे दिखाई दी, वो मैं आपको जरूर पहुंचाना चाहूंगा बालाजी सेवा समिति। आपकी आईटीआर फाइल 5 हुई हैं इंस्टेड ऑफ आईटीआर 7। अगर ये करेक्शन आपकी नॉलेज में है, आपने गलती करके, आपके सीए ने गलती की हुई है कि उन्होंने आईटीआर 7 की जगह आईटीआर फाइल 5 कर रखी है। अगर आपकी ये गलती, हो सकता है आपने सुधार ली, हो सकता है आपने हमें गलत कॉपी जमा कर दी हो, अगर ये वाकई में सही है कि आपने आईटीआर 7 की जगह आईटीआर फाइल 5 की हुई है, तो उस संबंध में आपके सभी प्रपोजल्स रिजेक्ट हो जाएंगे। बालाजी सेवा समिति ध्यान दीजिएगा, आपकी आईटीआर 7 की जगह आईटीआर 5 की हुई है आपके सीए के द्वारा, और ऐसी स्थिति में आपके सभी प्रपोजल जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। हालांकि आपका फ्री हेल्थ चेकअप कैंप जो कि आपने ओएनजीसी को सपोर्ट किया हुआ है, ओएनजीसी को सबमिट किया हुआ है, आपके प्रपोजल के हिसाब से आपने वहां पर फंडिंग एजेंसी ओएनजीसी को से जो है रेफर किया हुआ है, वो प्रपोजल जो है यहाँ पर वैलिडेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो अलग थी। और जब आपने प्रपोजल ही ओएनजीसी के लिए ड्राफ्ट कर रखा था, तो ऑब्वियसली बात है उसका कंसिडर होना बनता भी नहीं है। रहा आपका ओल्ड एज होम का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज रिक्वायर्ड है, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि आपका कमेंसमेंट ऑफ द ओल्ड एज होम, ये आपका रिक्वायर्ड है, वहाँ की फोटोग्राफ्स। बेनिफिशरीज जो फिगर आपने दिया हुआ है वो आप करेक्ट करवाइए उसको फूडिंग, क्लोथिंग और मेडिसिन्स में। फर्नीचर एंड फिक्चर्स का जो टेंटेटिव बजट है वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, उसको ठीक कीजिए। और लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज के साथ, यानी कि आपके ओल्ड एज होम में जो जो बेनिफिशरीज अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट के साथ आप उसको रीसबमिट कीजिए। और अगर आपकी आईटीआर 7 की जगह आईटीआर 5 फाइल्ड है, और वो अगर आपके नॉलेज से अलग हैं, आपके नॉलेज से बाहर है, और आपने उसमें कोई सुधार समय रहते नहीं किया था, तो उस स्थिति में फिर आपको ओल्ड एज होम का भी प्रोजेक्ट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उस स्थिति में आप अमान्य हैं, आपकी संस्था की गतिविधियां अमान्य हैं,
और आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 10 पारा DASPARA, 10 पारा नबादिशा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। आपने लाइवलीहुड इंटरप्राइजेज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पर LEDP का जो प्रोग्राम आपने सबमिट किया है उस पर एफिडेविट रिक्वायर्ड है कि आप नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आपने किसी और फंडिंग एजेंसी से किसी प्रकार का जो है सपोर्ट या फंड नहीं लिया हुआ है। सेम आपका रूरल बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर बेस्ड फॉर SC STs, सॉरी STs, उस पर भी एफिडेविट रिक्वायर्ड है फॉर द नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट विद सेम प्रोजेक्ट फ्रॉम एनी अदर फंडिंग एजेंसी। आपके तीसरे प्रपोजल को, ओरल हाइजीन वाले प्रपोजल को जो है कैंसिल किया गया क्योंकि वहां पर आपसे कोटेशंस रिक्वायर्ड हैं और माइलस्टोन्स आपके अटैच नहीं थे, तो उसको कैंसिल किया गया है। आपके बाकी के 2 प्रोजेक्ट जो हैं रूरल बायो टेक्नोलॉजी और LEDP का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको एफिडेविट देना होगा कि आप संबंधित प्रोजेक्ट पर किसी और फंडिंग एजेंसी से कोई भी फंड प्राप्त नहीं कर रहे हैं या ना ही करेंगे। और अगर ऐसे में आप गलत एफिडेविट सबमिट करते हैं तो आपकी संस्था को भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। तो आप अपने प्रपोजल की जो सही एक्चुअल स्थिति है, वाकई में वो प्रोजेक्ट आपका कहीं और से फाइनेंस तो नहीं है, इस संबंधित विषय को ध्यान में रखते हुए अपना एफिडेविट आप जो है सबमिट करें। 10 पारा नवादिशा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। द नेक्स्ट वन इज ग्रीन अहोम फेडरेशन। अवेयरनेस कम इंटीग्रेशन सेक्शन, क्विज कंपटीशन एंड स्ट्रीट प्ले इन स्कूल्स अंडर नशा मुक्त भारत अभियान, और उसके साथ साथ आपका जो आई कैम्प का जो प्रपोजल है वहां पर आपने प्रपोजल की जो प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो प्रपोज टाइमलाइन होती है उसको आपने 2 डेज के लिए सबमिट किया हुआ है। आपका जो भी पूरा प्रपोजल है वो कॉपी पेस्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइट से कॉपी पेस्ट किया गया है। और आपने जो पोटेंशियल डोनर्स इसके अंदर दिखाए हुए हैं वो ONGC, कोल इंडिया और SBI दिखाया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी प्रपोजल पर, जिसका टोटल ओवरऑल बजट ही 5 से 6 लाख रुपए हो, और वहां पर आप बड़ी बड़ी एजेंसीज को डोनर एजेंसीज के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं, ONGC, कोल इंडिया, SBI को, तो वहां पर फर्दर किसी फंडिंग एजेंसी की मेरे ख्याल से फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। जब जबकि आपका जो है कोई एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट ना हो, कोई उसके एक्सपेंसेस से संबंधित कोई जिक्र ना किया गया हो, और इवन देन प्रोजेक्ट का जो प्रपोज्ड पीरियड है वो 2 दिनों का हो और बजट 6 लाख का हो। हेंस द प्रोजेक्ट हैज बीन डिक्लाइंड। ग्रीन अहोम फेडरेशन, योर प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड। दूसरा आपका प्रपोजल आई कैंप का, सेम बजट,
सेम नंबर ऑफ जो है पीरियड, यानी कि प्रपोज बजट पीरियड जो है वो भी उसमें भी 2 दिनों का, यानी कि दोनों तीनों जो आपके प्रपोजल हैं वो एक दूसरे को कॉपी करके लिखे गए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक पैटर्न को कॉपी करते हैं, उसी पैटर्न में आप दूसरा प्रपोजल लिखते हैं और वहां भी सिमिलर मिस्टेक करते हैं, तो ऐसे में फंडिंग एजेंसी की निगाह में आप तुरंत आ जाते हैं। तो वहां पर ब्रांडिंग आपने जो है ऑलरेडी ओएनजीसी को किया हुआ है, वहां पर आपने ब्रांडिंग या विजिबिलिटी ओएनजीसी की डाली हुई है, और पोटेंशियल डोनर्स जो है वहां पर आपने फिर से रेक्टिफाई कर रखे हैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एसबीआई। जब आपको कहा जाता है कि आप किसी अननोन फंडिंग एजेंसी को अपना प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, तो वहां पर किसी भी पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी को आप डिफाइन करते हैं तो वो गलत है, राइट। आप प्रीवियस फंडिंग पार्टनर्स या आपके जो पहले के डोनर्स हैं, है ना, आपके जो सपोर्टर्स हैं, उसमें आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें तो अच्छा रहता है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बजट में आप मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पोटेंशियल डोनर जो है रेक्टिफाइड हैं, आपने पोटेंशियल डोनर्स को जो है रेक्टिफाई किया हुआ वहां पर, तो वो गलत है। ऐसे में आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट किया जाता है ग्रीन होम फेडरेशन। शंभू रत्न परिवर्तन फाउंडेशन शायद मौजूद हैं मास्टर क्लास में इस सेशन के दौरान। किसी भी प्रपोजल के अंदर आप मेंशन कर रहे हैं एमएलए के रिकमेंडेशन को, लेकिन वहां पर कोई एमएलए का रिकमेंडेशन लेटर आपने अटैच नहीं कर रखा है, आपने कवर लेटर ही गलत ड्राफ्ट किया हुआ है। यू हैव सबमिटेड योर प्रपोजल टू एनएनएफओआई, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, और प्रपोजल की जगह आपने कंसेप्ट नोट सबमिट किया है फॉर द बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट। योर प्रपोजल हैव बीन रिजेक्टेड। और जो आपका फ्री कंप्यूटर एजुकेशन का जो प्रपोजल है, उसका भी आपने कंसेप्ट नोट सबमिट किया। उसके अंदर आपके 3 प्रकार के बजट दिख रहे हैं। कहीं आपका टोटल कॉस्ट जो है 3 लाख लिखी हुई है, कहीं आपकी सीएसआर की जो रिक्वायरमेंट है वो 6,35,000 लिखी हुई है, कहीं आप फंडिंग एजेंसी से जो आप रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं आपकी वो हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प, वो आप 5,08,000 इंडिकेट कर रहे हैं। आपका प्रपोजल इस विशेष कारण की वजह से रिजेक्ट हुआ, अदरवाइज ये शायद कंसीडर हो सकता था। लेकिन तीनों जगह एक प्रपोजल के अंदर 3 स्टेटमेंट, और तीनों स्टेटमेंट में अलग अलग अमाउंट आपने रिक्वायर्ड किया हुआ है। दैट इज क्लियरली जो है नेग्लेक्ट करवाता है आपके प्रोफाइल को, कि आपने शायद गलत प्रपोजल लिखा है, या फिर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया, या आपने प्रपोजल लिखते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया कि आपको एक्चुअल में फंडिंग एजेंसी से रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि फ्री कंप्यूटर एजुकेशन है, वहां पर आपका जो बजट है, कहीं पर 3 लाख, कहीं पर 6,35,000, और कहीं पर 5,08,000 आपने मेंशन किया हुआ। हेंस द प्रपोजल हैज बीन रिजेक्टेड। यही कुछ हालात आपके ओल्ड एज होम प्रोजेक्ट के भी रहे हैं। वहां भी आपने अपना प्रपोजल एनएनएफओआई को सबमिट किया, 15,25,000 का बजट दिया, जिसके अंदर आपने एमएलए रिकमेंडेशन की बात कही है, लेकिन कोई भी रिकमेंडेशन लेटर अटैच नहीं किया। आपने इस बजट के अंदर महालक्ष्मी रेस कोर्स फंड ही दिखाया हुआ है 12,20,000 रुपए का, और तीनों के तीनों प्रपोजल्स जो हैं प्रपोजल की फॉर्म में ना रहकर आपने कंसेप्ट नोट की फॉर्म में दिए हैं। हेंस द
both all of the applications have been rejected. आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि आप जब अपना प्रपोजल सबमिट करने के लिए आपको बुलाया गया है तो आप प्रपोजल सबमिट करें, ना कि कंसेप्ट। नेक्स्ट हमारा जो प्रपोजल है, जो संस्थान है, संस्थान का नाम है अवध फोक आर्ट ग्रुप। आपका प्रोजेक्ट झूमर हैज बीन कंसिडर्ड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। आपकी अगर आपका झूमर जो प्रोजेक्ट है वो जो है कमेंस्ड है, यानी कि चल रहा है, रनिंग प्रोजेक्ट है, तो आप अपने संबंधित बिल सबमिट करके अपना फाइनेंशियल जो बजट है वो कलेक्ट कर सकते हैं फंडिंग एजेंसी से। और यदि आपका प्रोजेक्टेड है तो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में आप इसको पूरा करें और अपने बिलिंग्स को आप सबमिट करें। योर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंसीडर्ड। और साथ ही साथ आपसे रिक्वायर्ड है एक एफिडेविट। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपसे रिक्वायर्ड है एक एफिडेविट दैट द सेम प्रोजेक्ट हैज नॉट बीन presented with any other funding agency and has not been supported by any other funding agency। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका ये प्रोजेक्ट किसी और फंडिंग एजेंसी के द्वारा जो है कंसीडर्ड या जो है फाइनेंस ना हो, राइट, किसी और डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनेंस ना हो। आपका ये प्रोजेक्ट जो है कंसीडर कर लिया जाता है, इट इज कंसीडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास नाम अवेलेबल है स्नेह एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। स्नेह एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी आपके प्रपोजल के अंदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं अवेलेबल थी। आपके एप्लीकेशन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही डिस्क्लोज नहीं थी, हेंस सबमिशन की तो कोई बात ही नहीं आती है। नेक्स्ट हमारे साथ मौजूद हैं एक किरण वेलफेयर सोसाइटी। एक किरण वेलफेयर सोसाइटी आपने अपना जो प्रपोजल दिया ड्रग एंड स्मोकिंग अवेयरनेस इन अमरोहा में, आपका प्रपोजल हालांकि कुछ हद तक रिजेक्ट है, लेकिन फिर भी आपको एक चांस दिया जाता है रीसबमिशन का कि आप अपनी रिक्वायर्ड जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जिसमें आपने नाम मेंशन किए हैं उदगी और जेनेसिस जनरेशन, जो भी आपने नाम मेंशन किए हैं, इनसे एक जो है इम्प्लीमेंटेशन का कंफर्मेशन लेटर आपका इनके अकाउंट स्टेटमेंट में आपकी ओर से जो भी क्योंकि जब एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, आपकी को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जब आपके साथ काम करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट अमाउंट या किसी भी प्रकार का लेन देन आपके बीच किया जाता है। उसका प्रूफ आप सबमिट करें। आपके 12A ATG और 10 पर साइन जो है, जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो वेरीफाइड नहीं है, उनको वेरीफाइड करके रीसबमिट किया जाए। और उसमें जो 2 साल की ऑडिट्स की कमी रही है उसको भी आप जो है सबमिट कीजिएगा। हालांकि आपका प्रपोजल 80% रिजेक्टेड है, लेकिन अगर आप इन कमियों को पूरा करते हैं तो शायद कहीं एक बार उसको दोबारा जो है ट्राई करने का मौका फंडिंग एजेंसीज को दिया जाए। नया युग चैरिटेबल ट्रस्ट
आपका प्रपोजल रिजेक्टेड है। नो डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल फाउंड, आपका कोई डिटेल प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं है उसके अंदर। केवल सिंगल पेज पर एक बजट शीट देकर आप फंडिंग एजेंसी से फंड चाहते हैं फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप नया युग चैरिटेबल ट्रस्ट, आपका प्रपोजल रिजेक्टेड है। बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक्टिविटीज के लिए आपका प्रपोजल आपने जो सबमिट किया है उसमें आपके 12 ATG दोनों को इनवैलिड दिया गया है, क्योंकि आपने सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं डाले उसके अंदर, सिग्नेचर वेरीफाइड नहीं है उसके। सेकेंडरी बेनिफिशरीज की कोई लिस्ट अटैच नहीं की हुई है आपने उसमें, और आपने किसी भी प्रकार की कोई भी कोटेशन और बिल्स उसमें अटैच नहीं किए हैं। हेंस द प्रपोजल हैव बीन रिजेक्टेड बाय द कंसिडर्ड फंडिंग एजेंसीज। ये बहुत सारी कमियां रही इस पूरे प्रक्रम में। बाकी की हमारी जो एजेंसीज हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनका रिजल्ट अवेटेड है, जो कि कल संभावित परिस्थितियों में अगर कल छुट्टी नहीं हुई, कुछ जगह कुछ कंपनियां छुट्टी अनाउंस कर चुकी हैं, कुछ सेक्टर्स जो है छुट्टी अनाउंस नहीं किए हुए हैं। अगर संभावित परिस्थितियों में हमारे पास कल जो है आगे का अपडेट अगर आता है तो कल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अदरवाइज हम इसको जो है परसों पर पोस्टपोन करेंगे। परसों अगर हमारे पास कोई संभावित रिजल्ट आता है तो उसके अगले दिन आपके साथ जो है आगे के अपडेट्स साझा किए जाएंगे। फिलहाल जो मेरे पास अवेलेबल अपडेट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जो कि मैंने बताया कि अभी लगभग 40% ही रिजल्ट हमारे पास अवेल हुए हैं। बहुत सारे जो है अभी भी अवेलेबल हैं, बाकी सब रिजेक्टेड ही हैं। मैं नहीं चाहता कि आज की पूरी जो है मीटिंग में मैं सारे के सारे रिजेक्टेड ही एक बार में अनाउंस करूं, तो आई डोंट थिंक सो। हाँ, बाकी की लिस्ट जो रही हैं, जहाँ जहाँ पर हमें अपडेट्स मिले हैं, वो मैं आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करूंगा। आप जिन भी संस्थाओं के नाम आज अनाउंस किए गए उनका कोई, सर देखिए, सर नूरे फला का क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, ढिमके का क्या हुआ, मेरे पास अपडेट्स नहीं है भाई। जिनके अपडेट्स थे वो मैंने आज शेयर कर दिए हैं। कल या परसों जो भी नए अपडेट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे उनको आप लोगों को जो है शेयर कर दिया जाए। ठीक है जी। जो मेरे पास अपडेट्स अवेलेबल थे उनको जो है शेयर कर दिया गया है। आगे जो अपडेट्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, कल अवेलेबल होते हैं तो कल आपको अपडेट्स दे दिए जाएंगे सेम 3 o'clock। और अगर परसों मेरे पास अपडेट्स अवेलेबल होते हैं तो परसों अपडेट्स दे दिए जाएंगे सेम 3 o'clock। राइट। तो इंतजार रहेगा। जो भी अपडेट्स रहेंगे वो अपडेट्स आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। मास्टर क्लास का लिंक सेम रहेगा, ये याद रखिएगा। सेम मास्टर क्लास को जो है सेम लिंक को रिवाइज कर दिया जाएगा नेक्स्ट डे के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि कल और परसों में, क्योंकि आगामी 2 से 3 दिनों में हमें फाइनल सभी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो जो मेरे पास अभी तक रिजल्ट्स अवेलेबल थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जिन जिन संस्थाओं के प्रोजेक्ट कंसीडर हुए उन सभी को हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिनके रिजेक्ट हुए हैं, एक अच्छा प्रयास रहा आपका और हमारा। फिर से प्रयास करना है और फिर से अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए अपने लर्निंग प्रोसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जिनके प्रोजेक्टों में जो जो कमियां बताई गई हैं उन कमियों पर हमें जो है विशेष रूप से अब ध्यान अपना केंद्रित करना है कि आगे जब भी हमें कोई मौका मिले तो हम उन गलतियों को वापस ना दोहराएं। इसके अलावा जिन संस्थाओं के रीसबमिशंस मांगे गए हैं वो कोशिश करें कि इसी मंथ में आप अपना रीसबमिशन जो है वो जल्द से जल्द जो है सुनिश्चित करें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। आप सभी संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन जिनके प्रपोजल जो है कंसीडर हुए हैं। आपके इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने मुझे जो है वीडियोस भेजी हुई हैं, फोन किया हुआ, मेल किया हुआ कि सर मेरे पास मेल आया हुआ है। उनका देखिए आप तक आपका अपडेट आ गया है, ठीक है जी। मेल वाले सर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ कि आपके पास मेल आ गया है, लेकिन कंपनी की तरफ से मेरे पास अपडेट नहीं आया सर। ठीक है, आपके पास मेल आ गया कंपनी की तरफ से, कंसीडर भी हो गया है आपका, आप अपना जो भी कलेक्शन का प्रोसीजर है वो पूरा कर रहे हैं सर। वो आप तक सीमित है क्योंकि आपको पता है, फंडिंग एजेंसी को पता है। फंडिंग एजेंसी को इन रिस्पॉन्स जो मेरे पास भेजना था वो मुझे अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जब तक मेरे पास अपडेट अवेलेबल नहीं होगा, मैं जो है अपनी तरफ से कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकता, क्योंकि आपके हिसाब से आपके पास मेल आया है। ठीक है, आपने मुझे शेयर किया है आपका मेल, आपका फीडबैक आपने शेयर किया है, लेकिन मैं रिस्पॉन्स वेट करूंगा कंपनी की तरफ से। कंपनी मुझे क्या अपडेट दे, हो सकती है कंपनी आपको जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मुझे अपडेट देने वाली हो, राइट। हो सकता है आपका जो है डीडी या चेक या जो भी आपका ट्रांसफर अमाउंट है वो सारा प्रोसीजर होने वाला हो कुछ दिनों में, इस वजह से कंपनी ने हमें अपडेट ना दिया हो। कंपनी डायरेक्टली हमें ये अपडेट दे रही हो भाई हमने इस संस्था को जो है फाइनेंस कर दिया इनका प्रोजेक्ट। तो कंपनी के एंड से जब मुझे कोई अपडेट प्राप्त होगा तो ही मैं उसको अनाउंस करूंगा सर। तो जिनका भी ये मैसेज है कि सर हमें मेल हो चुका, हमारा काम हो चुका, आधे से ज्यादा हो चुका, हमारा फंड बन रहा है, जो भी है ठीक है, वो आप तक सीमित है सर। आपको पता है, कंपनी को पता है, मुझे नहीं पता है सर। कंपनी मुझे जो अपडेट करेगी, मैं उसके हिसाब से, जो फंडिंग एजेंसी मुझे अपडेट करेगी मैं उसके हिसाब से अनाउंस करूंगा सर। माफी चाहूंगा, जो भी अपडेट्स मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने अभी अनाउंस कर दिए हैं। जो बचे हुए अपडेट्स हैं वो कोशिश की जाएगी कि कल तक अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं, कल मॉर्निंग के लिए कहा है उन्होंने, तो कल मॉर्निंग में अगर हमारे पास कोई नई लिस्ट अपडेट होती है तो हम उसको आपको सेम 3 o'clock सेम लिंक के माध्यम से हम लोग साझा करेंगे। और अगर कल नहीं होती है रिसीव तो हम परसों साझा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे। और उन सभी संस्थाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका पहला प्रयास ही काफी सफल था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी सिराज अनवर जी, आपका प्रश्न रखिए सर प्लीज। सिराज अनवर जी, पहले आपकी संस्था का नाम आप मेंशन करें। सिराज अनवर जी, पहले आप अपनी संस्था का नाम मेंशन करें। तब तक किसी और साथी का भी कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स के अंदर रख सकता है प्लीज। सिराज अनवर जी, पहले अपनी संस्था का नाम औसाफ एजुकेशन सोसाइटी जी, बताइए सीमन जी। अब आपका प्रश्न आप मेंशन करें। औसाफ एजुकेशन सोसाइटी। सिराज अनवर जी, आपका प्रश्न आप मेंशन करें। जूम की सेटिंग पर सर ध्यान दूंगा, पर आज नहीं, क्योंकि आज मास्टर क्लासेस लगी हुई हैं लगातार। कल देखेंगे इसको फ्री टाइम में। सिराज जी, मैं न्यू हूं। सर आपका प्रश्न रखिए, आपने लिखा सर आई एस्क के क्वेश्चन, आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप अपना प्रश्न रखिए, आप नए हैं या पुराने हैं, इस सब चीजों को छोड़िए। आप सिर्फ ये बताइए कि आपका प्रश्न क्या है। आप सर चैनल पर वीडियोस दी जाती हैं, आप उसको ज्वाइन करें। राइट, आप चैनल पर जो है वीडियोस दी जाती हैं, आप अपनी फंडिंग वगैरह के लिए आप वहां पर ज्वाइन कीजिए प्लीज। किसी और साथी का कोई प्रश्न। सर आपने मीटिंग को ज्वाइन किया कीजिए। आप मीटिंग के लास्ट में आकर जुड़ेंगे फिर पूछेंगे सर मेरी संस्था का क्या हुआ, उसका क्या हुआ। नहीं, आपने मीटिंग में अगर आपका नाम अनाउंस हुआ है, आपकी संस्था का अगर नाम अनाउंस हुआ है तो आपको सुनना चाहिए। अगर आपकी संस्था का नाम अनाउंस नहीं हुआ है तो आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। जो मेरे पास अपडेट थे उनके नाम अनाउंस कर दिए गए। राइट, कोई दिक्कत नहीं सर, आप लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चैनल पर वीडियो डाल दी जाएगी, दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है जी। आपका प्रश्न रख सकते हैं सर, जो भी साथी आपका प्रश्न अगर कोई है तो आप रख सकते हैं।
जिन भी संस्थाओं के मेरे पास अपडेट्स अवेलेबल थे वो हमारी ओर से नेम अनाउंस करके उनके स्टेटस उनको बता दिया गया है। अगर आप लेट जुड़े हैं तो आप वीडियो में दोबारा सुन लीजिएगा। जिन एनजीओस के नेम अनाउंस नहीं हुए हैं उनके कल की डेट में नए अपडेट आ जाएंगे हमारे पास। अगर कल अपडेट आ जाते हैं तो कल शाम को 3 बजे अपडेट कर दिए जाएंगे आपको। अगर परसों अपडेट आते हैं, किसी कारणवश कल नहीं आ पाते हैं क्योंकि उत्तर भारत के अंदर कुछ रीजन्स के अंदर छुट्टी घोषित कर दी गई, बंद घोषित है, तो अगर कल अपडेट नहीं आते हैं तो परसों आपको अपडेट किए जाएंगे। जैसा भी अपडेट रहेगा सेम लिंक के माध्यम से आपको मैसेज डाल दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का हेल्पलाइन नंबर है 9991997003, इस पर जो व्हाट्सएप स्टेटस हम अपडेट करते हैं वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। कोई भी नया अपडेट अगर हमारे पास अवेलेबल होता है तो उसमें अपडेट कर दिया जाएगा सर। शेख नवराज जी, बिल्कुल सर, रिमेनिंग एनजीओ का स्टेटस आइदर टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो इट विल बी अनाउंस्ड फॉर द रिमेनिंग एनजीओ फ्रॉम द सेम लिंक at the same time 3 o'clock. If it is available by tomorrow, we will have a class on the same time 3 o'clock tomorrow, and we will update the remaining names. If the updates is available day after tomorrow, then we will have a class, have an online meet at the same time 3 p.m. by day after tomorrow, and we will update the names. Okay sir, thank you, thanks a lot to all of you. हैव ए ग्रेट डे। और सभी जो संस्थाएं हैं जिनका नाम नॉमिनेट हुआ उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट, सभी को शुभकामनाएं।